हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यादराम मीणा आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल राम स्नेही एजुकेशन सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक खुशी की बात बताने जा रहा हूं कि आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट पटवारी, एसआई और रीट की तैयारी कर रहा है, स्पेशल उन्हीं के लिए जो रीट, पटवारी और एसआई की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम जो है आज से लगातार जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक जो है टेस्ट के रूप में कुछ ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में अच्छी मदद करेंगे और वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवा दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम में हूब पहले से आपको छपे हुए वहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी जो है इस क्लास का भरपूर रूप से आनंद ले सके और एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर दे सके। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। क्लास का अच्छा आनंद उठाए। थैंक यू। देखिए, क्लास शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुना करने के बजाय 6/5 से गुना कर दिया तो परिकलन में त्रुटि परसेंट ज्ञात करो। यानी कि कोई संख्या थी, उसको विद्यार्थी ने 5/6 से गुना करने के बजाय 6/5 से गुना कर दिया, तो जो अंत में जो परिणाम निकल के आया उसमें कितना परसेंट जो है त्रुटि निकल कर आया। तो हम इस क्वेश्चन को जो है आसानी से हल करेंगे। तो देखिए, आसानी से समझने की कोशिश करें। तो जो संख्या थी वो क्या थी कि उसको 5/6 से गुना करने के बजाय 6/5 से गुना करने पर परिकुलन में जो त्रुटि परसेंट आई वो इन ऑप्शनों में से कोई एक होगा। तो हम उस संख्या को क्या माने कि वो इससे गुना करने की बजाय इससे गुना करने पर गलत परिणाम दे रही थी। तो क्या उस संख्या को हम x मान लें या y या फिर p या q, फिर या 0 या 1 या फिर 2000 या 25,000 या 55,000। बिल्कुल हम ये सभी मान सकते हैं, बट इन सभी वैल्यू मानने से हमारा उत्तर जो है बहुत लंबा जाएगा। पॉइंटों में भी वैल्यू आ सकती है, बट हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो हम हमेशा वो वैल्यू मानेंगे जो इस क्वेश्चंस में दे रखा है। एक संख्या कौन सा दे रखा है, 5/6। दूसरी संख्या 6/5। तो इन दोनों संख्याओं में जो नीचे वाली संख्या है, इसमें नीचे वाली संख्या कौन सी है, 5/6 में 6, इसमें 6/5 में 5। तो इन नीचे वाली संख्याओं का हमेशा जो एलसीएम होगा, इनसे कटने वाला छोटे से छोटा एलसीएम, वही वो संख्या होगी जो इन दोनों से गुना करने पर परिकलन में त्रुटि देगी। तो देखिए, वो संख्या क्या मान ले, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30 ही होगा इन दोनों का एलसीएम। तो वो संख्या हम क्या मानेंगे, 30। ऐसे क्वेश्चंस को करना आसान होता है, सरल आंसर निकल पाता है और टाइम भी बचता है। तो देखिए, हमने वो संख्या 30 निकाल ली। तो देखिए, हम 5/6 को जब 30 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा। देखिए, 6×5 = 30, 5 बार कटिए, अब इसको गुना कर लेंगे, 5×5 = 25। तो देखिए, अगर हम उस संख्या को 5/6 से गुना करते तो हमारा उत्तर कितना निकल कर आता, 25 निकल कर आता। लेकिन गलती से हमने उस संख्या को, किस संख्या को, जो कि हमने 30 माना है, यानी कि 30 को जब हमने 5/6 से गुना किया तो 25 निकल कर आया। लेकिन इस 30 को ही हमने गलती से 6/5 से गुना कर दिया। किससे कर दिया, 6/5 से। तो देखिए क्या परिणाम निकल कर आएगा, 5×6 = 30 और 6×6 = 36। तो निकल कर कितना आ गया, 36। तो देखिए, आना कितना चाहिए था, 25, लेकिन निकल कर कितना आ गया, 36। ये क्यों आ गया, क्योंकि 5/6 से जब हम गुना करते तो निकल कर आता 25, लेकिन हमने गलती से 6/5 से गुना कर दिया, इसलिए निकल कर आ गया 36। तो हम देखेंगे कितना अंकों का इसमें डिफरेंस है। तो देखिए, इसमें अंकों में देखने पर डिफरेंस कितने का हो रहा है, 25 से 36 पहुंचने में 11 अंकों की क्या हो गई, गलती हो गई। तो पूछे कि परिकलन में त्रुटि परसेंट ज्ञात करो। देखिए, अंकों में तो 11 की गलती हुई है, तो परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, देखिए किस पर गलती हुई है, 25 पर, क्योंकि 25 आना चाहिए था लेकिन आ कितना गया, 36। तो 25 से कितना ज्यादा आ गया, 11 ज्यादा आ गया। तो देखिए, 25 से कितना ज्यादा आया, 11 ज्यादा। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो देखिए, 25 से 11 ज्यादा आया अंकों में, लेकिन परसेंटेज में ज्ञात करें कि भाई कितना ज्यादा परसेंट गलती हुई है। तो परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुना। तो कटा लेंगे इसको, 25 चौका 100 और 11 चौक 44। तो देखिए, परसेंटेज में कितना निकल कर आया, 44%। तो परसेंटेज में कितनी गलती होगी, 44%। तो देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या करें, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कि परसेंट में उसको 40% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तथा उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 48% अंक लिए। कितने अंक लिए? 48% अंक लिए। तथा वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया। यानी कि जब उसको 48% अंक मिले एक दूसरे विद्यार्थी को, तो वह जो है 28 अंक अधिक से पास हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें देख लेंगे कितने विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी है। पहला विद्यार्थी ये रहा, यानी कि पहला लड़का, इसको परसेंट में कितने अंक मिल रहे हैं? 40% अंक क्या कर रहा है, इसको प्राप्त हो रहा है। लेकिन 40% अंक जब इसको प्राप्त हो रहा है तो कितने अंकों से फेल हो गया? 20 अंकों से फेल हो गया। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। सेकंड विद्यार्थी ये रहा। सेकंड के लिए क्या कंडीशन बताया कि उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 48% अंक लिए। परसेंट में कितने अंक लिए? 48% अंक लिए। 48% अंक क्या किए? उसने प्राप्त किए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया। तो पास होने से कितने अंक अधिक ले लिया उसने? 28 अंक ले लिया अधिक, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखेंगे हम इसमें कि दोनों विद्यार्थियों के अंकों में कितना डिफरेंस है, परसेंट में और अंकों में। तो हम देखेंगे कि पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी कि परसेंट में देखें तो कितने का डिफरेंस है। इसको 40% अंक मिले, इसको कितने परसेंट अंक मिले? 48%। तो पहले विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी को जब हम देखेंगे तो इससे कितना अंक ज्यादा मिल रहा है? इसको 40% इसको मिला, इसको 48% मिला, तो कितना ज्यादा मिला? 8%। यानी कि परसेंट में कितना अंक ज्यादा मिल रहा है दूसरे विद्यार्थी को? 8%। और अब अंकों में देख लें कि अंकों में कितने ज्यादा मिल रहा है। इसको 20 अंक कम मिल रहे हैं, इसको 20 अंक कम मिल रहे हैं पास होने से, ठीक है। क्योंकि 20 अंकों से फेल हो गए ना, अगर इसको 20 अंक और मिल जाते तो ये पास होता। तो इसको 20 अंक कम मिल रहे हैं, इसको 28 अंक ज्यादा मिल रहे हैं। तो 20 अंक कम और 28 अंक ज्यादा, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा अंकों में? देखिए हमेशा अगर 20 अंक कम है, माइनस में 20 है और इधर प्लस में 28 है, तो हमेशा जुड़ जाता है। कैसे? क्योंकि इसको 20 अंक कम मिल रहे हैं पास होने से। तो इसको 20 अंक जब ये लेगा तो पास हो जाएगा। यानी कि इसको जब 20 अंक मिलेंगे ना, इसको जब 20 अंक मिलेंगे तो पास ही होगा। और फिर इस 28 वाले तक पहुंचने के लिए इसको 28 अंक और चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। पहले तो 20 अंकों की पूर्ति करेगा, पास हो जाएगा। फिर पास से इसको 28 अंक और लेने, तब इसके बराबर जाएगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि इनका अंतर कितना होगा? 28 और 20 48। यानी कि 20 अंक कम और 28 अंक ज्यादा, तो इनका टोटल अंतर कितना हो गया? 48 का। तो देखिए अंकों में कितने का डिफरेंस? 48 का। परसेंटेज में 8 का और अंकों में कितने का? 48 का। तो हम कह सकते हैं कि 8% बराबर 48 अंकों के हैं। तो 1% 8 एकम 8, 1% बराबर 8 छिके 48। तो 1% बराबर कितने अंकों के? 6 अंकों के। जब 1% बराबर 6 अंकों के, तो अपने आप में होता कितना परसेंट है? 100%। तो 1% बराबर 6 अंक, तो 100% बराबर कितना? यानी कि 1% बराबर 6 अंक, तो इससे 100 गुना ज्यादा, यानी कि 100%। इसको 100 कैसे करेंगे? 1% को 100 से गुना कर देंगे तो 100% बराबर, इसको भी 100 से गुना, तो 100 से 6 को गुना करेंगे तो 600 अंक। यानी कि 1% बराबर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1% बराबर अगर 6 है तो 100% बराबर जाहिर सी बात है कि 600 ही होगा। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? क्वेश्चन में यही पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक था क्या। तो परीक्षा का पूर्णांक हमको हमारे पास निकल कर के आया 600। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी ज़्यादा जो है कठिनाई नहीं होती। अगर आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़े और समझने की कोशिश बिल्कुल सही ढंग से करें, और ऐसे प्रश्नों की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आप सेकंडों में उड़ा दोगे। और ये क्वेश्चन वैसे था कितने समय का? लगभग 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन था ये। क्योंकि विद्यार्थी देख पाएगा कि एक परीक्षा में 40% इसको मिले, ठीक है, 40% और 20 अंक इसको कम मिल रहे हैं, और इसको 48% मिल रहे हैं, और जो कि 28 अंक ज्यादा है। तो देखा कि परसेंट में कितना का अंतर, परसेंट में उसको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 8% का। अंकों में देख लेगा, उसको पता है कि इसको माइनस कम 20 मिले हैं, इसको प्लस 28 ज्यादा मिले, तो अंतर कितने का? 48 का। तो 8 एकम 8, 8 छिके 48, यानी कि 1% बराबर 6 के, तो 100% बराबर कितने के? तो 100% देखिए 1% बराबर 6 के, यानी कि 8 एकम 8, 8 छिके 48, 1% बराबर कितने के? 6 के, तो 100% बराबर 600 के हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, बहुत जल्दी कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इन सभी प्रकार के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चंस क्या है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, फिर आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको ट्रिक पर ही समझाऊंगा कि आप ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रिक से ही करो। अगर ट्रिक से करोगे तो बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में आंसर पा जाओगे। अगर आप सूत्रों के अनुसार रह गए, बेसिक के आधार पर ही रह गए, तो भाई एग्जाम में पेपर ही पेपर भरते रहना, जो पेज है उस पर निकालते रहना, पूरा ग्राफ भर जाएगा, आंसर नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों देखिए, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन जो है मेरे को लगता है कि मेंसुरेशन से है, क्योंकि मेंसुरेशन का कुछ पार्ट जो है रेट में भी आता है, पटवार में भी आता है,
राजस्थान एसआई में भी आता है। और ये क्लास जो है रीट पटवार एसआई को ही मुख्य आधार मानकर करवाई जा रही है दोस्तों। और आप हमेशा याद रखना कि जो मैं आज आपको बात कह रहा हूँ इसको आप हमेशा दिमाग में बात जो है गांठ बांध कर रख लेना। जब भी आप एग्ज़ाम देकर हॉल से बाहर निकलो तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ इससे बाहर का लेवल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की मैं 100% गारंटी करता हूँ, वादा करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ज़्यादा भी बातें करना जो है आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी शायद टाइम वेस्ट ही होता होगा। तो देखिए दोस्तों, लगातार पढ़ते रहें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात बताइए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए शानदार ट्रिक है क्या। अब वो ट्रिक ही है और ट्रिक भी है, लेकिन मेंसुरेशंस में रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है। आपने शायद पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अनुपात में जो इनका त्रिज्याओं का जो अनुपात दे रखा है और उनकी ऊंचाई का जो अनुपात दे रखा है, इन्हीं को आप हमेशा जो है मेन वैल्यू मान लिया करो। कि यानी कि जो त्रिज्याओं का जो अनुपात है ना, वही त्रिज्याओं की मेन वैल्यू होती है। बस इसकी ट्रिक ये है कि जो अनुपात देता है उसको आप ओरिजिनल वैल्यू ही मान लो कि ये जो अनुपात है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ओरिजिनल संख्या ही है। अगर आप ऐसे मान लोगे तो समझो कि क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में ही आंसर दे देगा। तो देखिए, अगर आप इसको ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, देखिए दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितनी त्रिज्या दे रखी है बेलन की, 2 त्रिज्या। तो देखिए दोस्तों, आसानी से समझने की कोशिश करिए। कितनी त्रिज्या दे रखी है, 2। एक तो R1 है, एक R2 है। तो R1 का रेशो कितना है, 2। देखिए दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो R1 का अनुपात कितना है, 2। और R2 जो है इसका कितना है, 3 है, तो 2:3 है। और इनकी ऊंचाई का रेशो कितना दे रखा है, देखिए ऊंचाई का रेशो देखिए तो देखिए ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:3, यानी कि H1 और H2। तो कितना दे रखा है, 5 और 3, 5 और 3। आप इस बात को तो समझ रहे होंगे ना दोस्तों कि H1 H2 लिख दिया, R1 R2 कैसे लिख दिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं, क्योंकि 2 त्रिज्याएं होती है और त्रिज्या को R से जो है हम दर्शाते हैं। इस बात को आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है, तो कितनी त्रिज्याओं का अनुपात है, 2। तो देखिए 2 त्रिज्या ले ली, R1 ले ली, R2 ले ली। उसी प्रकार H1 H2 यानी कि 2 ऊंचाई का जिक्र हो रहा है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो H1 और H2 ले लिया। अब आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब मैंने इसलिए क्यों लिया है। अब है क्या, अब जो है इन्हीं को हमने जब ओरिजिनल वैल्यू मान लिया तो ओरिजिनल वैल्यू जो है सूत्र में फिट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में पूछा क्या है, कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा है, जो पूछा है वही सूत्र लगेगा। तो उनके आयतन का अनुपात बताए। तो देखिए दोस्तों, आपको सूत्र तो जो है कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र तो आपको हमेशा के लिए याद करने ही पड़ेंगे, वो तो आपको रटने ही पड़ेंगे। अगर उनको आप रट लेते हो तो देखिए इन क्वेश्चनों में ट्रिक बहुत लगती है। अगर आप ट्रिक का भी उपयोग करना सही से नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना या समझना, फिर आप जो है इतना टाइम देकर यहाँ समझ रहे हैं, तो फिर ये सब जो है बकवास की बातें रह जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको कुछ जो सूत्र है इम्पोर्टेंट, वो आपको जो है अगली वाली जो क्लास होगी उसमें सिर्फ जो है आपको इम्पोर्टेंट सूत्र ही लिखवा दूंगा। ज़्यादा सूत्र नहीं है, 5 ही सूत्र है। अगर उन 5 सूत्रों को आप दिमाग में बिठा लोगे तो समझो मेंसुरेशंस का तो खेल ही खत्म है। इस बात को आप हमेशा गांठ बांध के रखना कि मैं 5 ही सूत्र लिखाऊंगा और 5 ही सूत्रों से आप पूरा मेंसुरेशन जो है उसको अंगुलियों पर खेल जाओगे। ये मैं 100% वादा करता हूँ दोस्तों। अगर वादा कर लिया तो मैं वादे से कभी नहीं मुकरूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए समझिए कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो देखिए एक त्रिज्या 2 है तो दूसरी त्रिज्या कितनी है, 3। उसी प्रकार ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, यानी कि पहली ऊंचाई 5 है, दूसरी ऊंचाई 3 है। तो देखिए जो रेशो होता है ना, उसी को मेन वैल्यू मान लो। तो क्वेश्चन में मान तो लेंगे वैल्यू, लेकिन पूछा क्या है कि उनके आयतन का अनुपात बताए। तो आयतन का सूत्र होता क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आयतन का सूत्र होता है πr²h। πr²h बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है πr²h। तो अनुपात में पूछा कि दोनों का अनुपात पूछा तो डबल बार लिख लेंगे πr²h। देखिए पहली बार में R1 H1,
R2H2, यानी कि जब हमको दोनों का अनुपात पूछा है, त्रिज्याओं का भी पूछा, यानी कि त्रिज्या तो है ही उनकी, लेकिन बेलन की दो त्रिज्याओं का अनुपात और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा, तो इसी सूत्र को हम डबल बार लिख देंगे। और फिर बीच में अनुपात कब बनेगा, अनुपात जब ही बनेगा जब इसको हम डबल बार निकालेंगे। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि दोनों का जो अनुपात हमको चाहिए, जब दोनों का अनुपात चाहिए तो भाई इस जो है बेलन का आयतन का जो सूत्र है 2 बार तो हमको लगाना ही पड़ेगा। इस बात को आप नहीं समझते हैं तो आप यहाँ पर समझे कि अगर त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है तो देखिए बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा, तो उनके आयतन का अनुपात बताइए। तो अनुपात है तो देखिए आयतन, बेलन का आयतन, बेलन की बात कही जा रही है तो उनके आयतन का अनुपात, तो किसका आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 2 बार लगाएंगे क्योंकि त्रिज्याओं को और ऊंचाइयों का दोनों का अनुपात पूछ रहा हमको। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए R1 और H1 और R2H2, क्योंकि देखिए R1 है, R2 है, H1 है, H2 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी समझा रहा हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट के आधार पर ही समझा रहा हूँ मैं। इसमें एक्स वाई का लफड़ा ये जो भी कुछ है नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। अब क्या, इनके हिसाब से बिठा दो, आंसर आ जाएगा। देखिए अनुपात में संख्याएं हैं तो कट जाएंगी, देखिए पाई से तो पाई कट गई, यानी कि देखिए अब इस सूत्र का देखिए मतलब क्या हो, अगर आपको ट्रिक पता है, अगर आपने जो ये जो रेशो था इसको अगर आपने मेन वैल्यू मान ली तो देखिए आपने जब सूत्र लगाए तो देखिए यहाँ से पाई तो पाई कट गया, बचा क्या। अब देखिए R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा 4, कितना होगा 4। अब इसको भूल जाइए क्योंकि R1 का मान हमने 2 ले लिया और 2 का स्क्वायर भी कर लिया, यानी कि 4 हो गया। देखिए ऐसे लिखने के बजाय कैसे कि R1 हम 2 लेंगे यानी कि 2 ले लिए, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो आप दिमाग में यहाँ सीधे कर सकते हो कि R1 कितना है 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो हमने R1 का स्क्वायर कर लिया इंटू H कितना है H1, देखिए H1 ये R1 था ये H1 है, तो H1 कहाँ है, H1 ये रहा, इंटू 5। तो देखिए इधर टोटल वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब इधर बचा क्या, अनुपात ही तो बचा, तो अनुपात लगा लेंगे आगे। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में समझते चलिए। आगे क्या है कि R2 का स्क्वायर, तो R2 कहाँ है, देखिए R2 ये रहा, R2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो देखिए दोस्तों 9। अब इंटू क्या है H2, H2 कितना है, H2 है 3 इंटू 3। अब इनको गुना करेंगे तो कितना होगा 9 तिया 27। तो देखिए दोस्तों अब जो हमारे पास ये अनुपात निकल कर आ गया ना, यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है। तो दोस्तों मेरे को ये बताइए कि जब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ तब भी आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या प्लस माइनस जोड़ बाकी सिखा रहा है। और ये क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ ना मैं आपको, ये मेंस से भी ऊपर का लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन देखिए इसको आप किस भाषा में समझ पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 20:27 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, 20:27 देखिए बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप जो हमेशा जो है अनुपात वाला अगर क्वेश्चन आ जाता तो आप अनुपात को ही हमेशा मेन वैल्यू मान लिया करो। मेंसुरेशंस का जो है रीढ़ की हड्डी है कि अगर अनुपात में क्वेश्चन आ गया और आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप वैल्यू अनुपात को ही मान लो। ये मैं हमेशा जो है आपको याद रखने के लिए बात बता रहा हूँ और इस बात से आप हमेशा जो है कोई भी क्वेश्चन अनुपात में दिखे मेंसुरेशन में तो उसी को मैंने वैल्यू मान लिया करो। इस क्वेश्चन की शानदार ट्रिक है। और लास्ट में कुछ भी पूछे, आयतन पूछे, जो भी कुछ भी पूछे, अगर आयतन पूछ लिया तो आयतन का सूत्र लगाओ, अनुपात में पूछा है तो अनुपात में पूछा तो पाई से पाई कट गया, R1 की वैल्यू हमने लिख दी स्क्वायर करके और इधर सारा कुछ कर दिया जो कि मैंने आपको समझाया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जो आगे कभी भी गलती से भी जो है लंबा मेथड नहीं लगाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप इसी मेथड से इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करते रहिए और आगे आने वाले जितने भी जो हम चैप्टर लेंगे, अब देखिए पहला टेस्ट है यानी कि पटवार, रीट और एसआई का हमने ये पहला टेस्ट लगाया है, तो ये पहला टेस्ट है। फिर अगला जो टेस्ट आएगा उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अभी तो जो ये चल रहा है ये टेस्ट अभी पूरा थोड़ी हुआ है, कम से कम इस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हम करवाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान एसआई का जो है ना उसमें भी 8 से 7 क्वेश्चंस मैथ के देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार तो इतने नहीं मिले थे, 5 से 6 ही मिले थे, लेकिन अब की बार हो सकता है कि 8 से 7 ही भी हो जाए। तो उसी प्रकार जो है पटवारी का भी चलता रहेगा और रीट का भी। तो सारों का तीनों का लेवल एक सेम जैसा है,
रीट में थोड़ा बेसिक पूछा जाता है, पटवारी में थोड़ा बेसिक पूछा जाएगा क्योंकि प्री लगेगा, एसआई में भी प्री लगेगा, लेकिन एसआई में थोड़ा लेवल पूछा जाएगा, पटवारी में थोड़ा लेवल पूछा जाएगा। तो देखिए मैं किस लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, वो लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो अगर आपको मैं आईएएस के पेपर में भी आप बैठ जाओ ना तो आप पीछे नहीं हटने वाले। तो देखिए इतनी लंबी बातें के साथ साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये सारे क्वेश्चन जो आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि जो है पर्सन जो है समझाने का तरीका कैसा था कैसा नहीं था। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ देता हूँ, फिर आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ट्रिक और कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए और एग्जाम में जो है खल्लास पेपर की खोपड़ी में छेद कर डाले। तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए 11 से 1/9% तथा तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस में दिया क्या है कि एक कोई धन था, हमको पता नहीं कि वो धन क्या था, और उस धन पर जो है जो रेट परसेंट लग रही है, जो दर परसेंट लग रही है ब्याज की, वो पहले साल 12.5% की लग रही है, दूसरे वर्ष के लिए 11 से 1/9% लग रही है तथा तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लग रही है। तो ऐसे करते करते 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि जो ब्याज प्राप्त होता है वो 2700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो वह धन बताओ जिस पर ये 2700 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। तो पूछा क्या है, वह धन और मिश्र धन ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल शांत माइंड से समझे, एकदम पॉइंट समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या है कि पहले वर्ष जो है किस दर से ब्याज लग रहा है, पहले वर्ष के लिए 12.5%। तो देखिए 12 सही 1/2%, 12.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, यानी कि 12.5% का मान फ्रैक्शन में 1/8 होता है। कैसे होता है देखिए, 12 दूना 24 और 1 25, यानी कि 25/2। देखिए 12 दूना 24 और 1 25 बटे का संख्या ऐसे कैसे बटे 2 और परसेंटेज जो है ऐसे कैसे। अब यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो, जो कि मैंने पहले पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको बता दिया। तो अब कटा लीजिए कि 25 एकम 25 और 25 अंटे 200। तो देखिए ऊपर क्या है 1 और बटे में कितना है 8 है, तो इसका मान कितना निकल कर आया 1/8। तो देखिए दोस्तों 12.5% है, इसका मान फ्रैक्शन में 1/8 ऐसे निकल कर आया। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और जो दूसरे वर्ष है वो किस रेट से लग रहा है, दूसरे वर्ष 11 सही 1/9% की दर से। तो देखिए 11 सही 1/9% की दर से दूसरे वर्ष जो है ब्याज लग रहा है, जो भी कोई धन था उस पर। तो 11 सही 1/9% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 1/9। कैसे देखिए 11 9 99 100। तो देखिए 100/9 ऐसे कैसे आ जाएगा, परसेंट जो ऐसे कैसे रहेगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया क्या ऊपर 1 बच गया, बटे में क्या बच गया 9, तो 1/9। तो देखिए 11 सही 1/9% का मान कितना निकला 1/9, जो कि 1/9 हमने लिखा है। तो देखिए दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि 11 से 9 को गुना करके 1 को क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये संख्या हमेशा गुने में होती है, लेकिन यहाँ पर प्लस ही क्यों किया जाता है। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको आसानी से बता दिया था कि यहाँ पर प्लस इसलिए किया जाता है क्योंकि ये संख्या प्लस में है, और प्लस में होती है तो प्लस नहीं लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये 4 है, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्लस का 4 बोलोगे माइनस का 4। आप प्लस का 4 भी नहीं बोलोगे, माइनस का 4 भी नहीं बोलोगे। आपको पता है कि ये प्लस का 4 है तो आप सीधे बोलोगे कि ये 4 है। अगर मैं इसी संख्या को ऐसे लिख दूं कि -4, तो आप बोलोगे -4 है। तो इसके आगे प्लस नहीं लग रहा तो आप सीधे बोल दिए ना 4। तो देखिए इनके बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस में संख्या है, तो इसीलिए इन दोनों को गुना कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। और जो बटे वाली जो संख्या होती है उसको ऐसे कैसे बटे में लिख दीजिए, एडिटिव जो है ऐसे कैसे लिख देते हैं, एडिटिव जो है बटे वाली जो संख्या होती है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं दोस्तों, वो थोड़ा क्या गले में हो गया था। और जो परसेंट है इसको ऐसे कैसे लगा देते हैं। तो हमने क्या किया 11 9 99 100, तो 100/9 किया था, परसेंट हटाया तो नीचे क्या आ गया 2 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ऊपर 1 बच गया, नीचे 9 बच गया, तो यानी कि 1/9। तो देखिए 11 से 1/9% का मान फ्रैक्शन में कितना 1/9। उसी प्रकार आगे तीसरे वर्ष जो है किस दर से ब्याज लग रहा है, तो आगे जो तीसरे वर्ष है किस दर से, देखिए तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लग रहा है।
तो देखिए 10% जो है फ्रैक्शन में कितना होता है इसका मान 1/10 होता है, 1/10 होता है। कैसे होता है देखिए यहीं समझा देता हूँ कि जब ये परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए 10 से कम 10 और 10 दाम के 100, तो ऊपर कितना बच गया 1/, में कितना रह गया 10। तो ये जो 10% था इसका मान कितना निकल कर आया 1/10, यानी कि 1/10। अब क्वेश्चंस में कहा क्या है, देखिए क्वेश्चंस में ये कहा है कि जब इस रेट से अगर ब्याज चल रहा है तो 3 वर्ष के अंत में 2700 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाता है, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चंस जो है बिल्कुल 5 से 10 सेकंड का ही क्वेश्चंस है। ये तो मैं आपको बिल्कुल आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके जो माइंड में है, जो दिमाग में है, ये क्वेश्चंस जो है इसका तरीका जो है, कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल घुस जाए, तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे जब तक आप एग्जाम में अपना जो है अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ना पाएंगे तब तक। तो देखिए दोस्तों इस बात को आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए प्रथम वर्ष के लिए 12.5% की दर से ब्याज लग रहा है, यानी कि 1/8 के हिसाब से, यानी कि 12.5% का मान 1/8। उसी प्रकार दूसरे साल 11 से 1/9%, यानी कि 1/9। तीसरे वर्ष 10% का मान 1/10 होता है। तो इस हिसाब से ब्याज चल रहा है। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझाया था कि अगर जो बटे में वैल्यू आ जाती है वो अपने आप में पूर्ण मानी जाती है। तो यानी कि ये बटे वाला जो वैल्यू है ये क्या अपने आप में मूलधन है, और जब मूलधन ये हो गया तो ऊपर वाला क्या हो गया ब्याज हो गया। तो मेरे को ये बताओ कि 8 के ऊपर जब एक ब्याज मिलेगा तो कितना मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि जब मूलधन में एक हम ब्याज जोड़ देंगे, जब मूलधन 8 है और 8 में एक ब्याज को जोड़ देंगे तो ब्याज और मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्रधन बना देंगे। तो देखिए 8 क्या है एक मूलधन है, और इस 8 मूलधन में एक जो मैं ब्याज जोड़ दूंगा तो कितना मिश्रधन हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो 9 है बटे वाला ये मूलधन है, और इस 9 में जब मैं एक ब्याज जोड़ दूंगा तो कितना मिश्रधन हो जाएगा 10 मिश्रधन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल धीरे धीरे और बिल्कुल शानदार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी प्रकार जो तीसरे साल है, तीसरे वर्ष में जो है देखिए मूलधन हमने देखा तो कितना है 10 है, और 10 पर जब एक ब्याज मिल गया तो मिश्रधन कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया। अब ये सब तो मैंने कर दिया और आपने भी देख लिया कि 8 पर जब एक ब्याज मिला तो मिश्रधन 9, और 9 पर जब एक ब्याज मिला तो मिश्रधन 10, और 10 पर एक ब्याज मिला तो मिश्रधन 11। अब आपके दिमाग में बात ये खटक रही होगी कि ये 8 तो हमने समझ लिया कि बटे वाला जो है अपने आप में पूर्ण संख्या होती है, यानी कि मूलधन है। अब इस 8 पर एक ही ब्याज क्यों लिया? आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, भाई नहीं ले सकते, क्योंकि 12.5% है, इसका जो मान 1/8 ही होता है, और नीचे वाली संख्या हमेशा मूलधन होगी, ऊपर वाला ब्याज होगा। कैसे? क्योंकि इस 8 जो मूलधन है इसका हम 12.5% तो ब्याज ही तो ले रहे हैं। 8 का जब 12.5% निकालेंगे तो एक ही ब्याज निकलेगा। कैसे? देखिए दोस्तों, बार दूना कितना होता है 24 और 1 25। तो देखिए 8 का जब 12.5% निकालेंगे तो एक ही ब्याज मिलेगा। कैसे? ये 8 है, 8 का जब हम 12.5% निकालेंगे तो देखिए बार दूना 24 और 1 25, यानी कि 25/2। बटे का 2 ऐसे कैसे, जो परसेंटेज है वो ऐसे कैसे, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी दोस्तों, बिल्कुल आ जाएगी। अब कटा लो 25 से कम 25, और 25 अंटे 200, और इस 8 से ये 8 कर जाएगा। तो मेरे को बताओ कितना निकल कर आया, एक ही तो निकल कर आया, और एक जो है क्या है ये ब्याज है। तो यानी कि 8 जो मूलधन था उसका 12.5% हम ब्याज निकाले तो कितना निकल कर आया, एक निकल कर आया। तो इसीलिए दोस्तों मैं कर रहा हूँ कि जब 8 मूलधन था तो उस पर जब एक ब्याज मिल जाएगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करें दोस्तों। तो दोस्तों उसी प्रकार जब 9 मूलधन था तो एक ब्याज मिल गया तो मिश्रधन 10 हो गया। उसी प्रकार जब यहाँ पर जो तीसरे वर्ष में 10 मूलधन था, एक ब्याज मिल गया तो मिश्रधन 11 हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल बातें समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई है तो क्वेश्चंस भी हल हो गया। कैसे? देखिए दोस्तों, इधर की संख्या से अगर इधर की संख्या कटती है तो कटा लो। कैसे? देखिए दोस्तों, प्रथम बार में क्या हुआ था, देखिए दोस्तों यहाँ समझिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं जो है आपको एक पेज जो है कोरा लेकर समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों आप यहीं समझने की कोशिश करिए, खाली जगह नहीं है, बट मैं आपको इसी जगह में समझा दूंगा। ये जो खाली दिख रही है, देखिए प्रथम वर्ष क्या हो कि 8 क्या था मूलधन, तो एक ब्याज मिल गया तो कितना हो गया था मिश्रधन हो गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ समझिए कि प्रथम वर्ष जो 8 क्या था मूलधन था, जब उस पर एक ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो गया था दोस्तों 9 हो गया था कि नहीं हो गया था।
बिल्कुल जब 8 मूलधन था और 1 ब्याज मिल गया तो मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। उसी प्रकार दूसरे वर्ष क्या हुआ कि दूसरे वर्ष मूलधन कितना था, 9 था, और उस पर 1 ब्याज मिल गया तो मिश्र धन कितना हो गया, 10। तो देखिए दूसरे वर्ष मूलधन कितना था, 9 था, और उस पर जब 1 ब्याज मिला तो मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। उसी प्रकार तीसरे वर्ष मूलधन था कितना, 10 था, और 1 ब्याज मिल गया तो मिश्र धन कितना हो गया, 11। तो देखिए तीसरे वर्ष मूलधन था कितना, 10 था, 1 ब्याज मिल गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। दोस्तों ये सब जो है अनुपात में है, इस बात को आप आसानी से समझें कि ये सब जो है अनुपात में होता है। और अनुपात में जब ये सब होता है तो हम ये देखते हैं कि अनुपात में जब संख्याएं हैं तो इधर वाली संख्याओं से इधर वाली संख्याओं में जितना कटता है उतना कटा लेते हैं, ताकि जो है क्वेश्चंस बिल्कुल आसान बन जाए। तो देखिए कटा लो, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, इस 10 से ये 10 कट गया, तो इधर कितना बच गया, इधर ओवरऑल 8 ही बच रहा है दोस्तों, और इधर कितना बच रहा है, ओवरऑल 11 ही बच रहा है। यानी कि इधर कितना बचा है, देखिए इधर तो 8 बच रहा है और इधर कितना बचा है, 11 बचा है। तो मेरे को ये बताओ कि मूलधन कितना है, 8। यानी कि अब देखिए ओवरऑल मूलधन बचा कितना है, 8 है। यानी कि कुल मूल्य था क्या, क्रय मूल्य क्या था, मूलधन क्या था उसका, 8 रुपये था। अब इधर हो कितना गया, 11 हो गया। तो मेरे को ये बताओ कि मूलधन जो है ओवरऑल हमारे पास में अंत में इन सबको काटा पीटी करने के बाद इधर कितना बचा, 8 बचा, यानी कि 8 बच गया। इधर कितना बच रहा है, 11, इधर कितना बचा, 11। तो देखिए दोस्तों इधर 8 जो है मूलधन था, क्योंकि हमने मूलधन ही तो लिया था इधर। देखिए दोस्तों 8 मूलधन था, 1 ब्याज मिल गया तो 9 मिश्र धन हो गया। यानी कि 8 मूलधन था, 1 ब्याज मिल गया तो 9 मिश्र धन। 9 मूलधन था, 1 ब्याज मिल गया तो 10 क्या हो गया, मिश्र धन। 10 मूलधन था, 1 ब्याज मिला तो 11 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो उसी प्रकार जब काटा पीटी करेंगे तो इधर तो मूलधन ही बचेगा और इधर क्या बचेगा, मिश्र धन बचेगा। तो मेरे को ये बताओ कि 8 जो मूलधन है इसमें कितना ब्याज जुड़ गया कि 11 मिश्र धन हो गया। तो 8 में 3 जो है ब्याज जुड़ा कि नहीं जुड़ा, बिल्कुल 3 ब्याज जुड़ा। लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है कि भाई 3 ब्याज नहीं मिला, 2700 रुपये ब्याज मिला है। 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 2700 रुपये। और हमारे को देखने को मिल रहा है कि 3 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 8 से कितना हो गई, 11। यानी कि कितना ब्याज मिला हमको, 3। तो इस 3 से कितना गुना ज़्यादा मिल रहा है, 2700 जो है, 2700 जो है कितना गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो हम देखें कि ये जो 3 मिल रहा है, यानी कि 8 जो मूलधन था और 11 हमारा मिश्र धन हो गया, यानी कि 3 हमको ब्याज देखने को मिला है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ब्याज नहीं मिल रहा। क्वेश्चन से कह रहा है कि ये जो 3 है, ये 3 है, ये 3 ब्याज नहीं मिल रहा, 2700 ब्याज मिल रहा है। यानी कि इस 3 से कितना गुना ज़्यादा है ये 2700 जो है, तो इस 3 से 900 गुना ज़्यादा है। तो जब 3 से 900 गुना ज़्यादा है तभी तो देखिए 2700 बन रहा है। यानी कि जो ब्याज था हमारे पास रेशो में 3 ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2700 ज़्यादा मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहीं पर सारी बात अटकी हुई है। जब आपने पूरा एकदम बेसिक व्यू में समझा दिया, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल माइंड में बिठा दिया, अब यहाँ पर आकर आप बिल्कुल आसानी से समझे कि देखिए ओवरऑल कटाने के बाद इधर मूलधन कितना बचा, 8, और मिश्र धन कितना रह गया, 11। तो 8 जब मूलधन था, अब मिश्र धन 11 हो गया, तो इसका मतलब है कि 8 से 11 होने में 3 ब्याज बढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ब्याज नहीं बढ़ा, 2700 रुपये ब्याज मिला है। तो इस 3 से कितना गुना ज़्यादा मिल रहा है, 900 गुना ज़्यादा मिल रहा है। अब क्वेश्चन से पूछा क्या, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर ब्याज इस रेशो 3 का रेशो से 900 गुना ज़्यादा है तो मूलधन कितना था हमारा, 8। तो 8 भी 900 गुना ज़्यादा ही तो होगा, तभी तो हमारा मूलधन निकलेगा दोस्तों। तो देखिए 9 अंटे 72। तो देखिए मूलधन कितना निकल कर आ गया, 7200 निकल कर आ गया दोस्तों। उसी प्रकार मिश्र धन कितना है, 11। तो 11 भी तो 900 गुना ही ज़्यादा होगा, तो 11 को भी हम 900 गुना ज़्यादा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 99। तो देखिए मिश्र धन कितना हो गया, 9900 हो गया। अब मेरे को बताओ कि दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये तो दोस्तों इस पेज में जो है बिल्कुल कम जगह थी, इसलिए आप इस बात को जो है बिल्कुल जो है आप समझने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि आपको यहीं समझा दिया, क्योंकि जगह बहुत कम थी। तो देखिए दोस्तों 3 हमारे पास ब्याज बन रहा था, कितना ब्याज बन रहा था, 3 बन रहा था। लेकिन क्वेश्चन करा कि 3 नहीं बन रहा था, 2700 बन रहा है। इस 3 से कितना गुना ज़्यादा बन रहा था, 900 गुना ज़्यादा। तो हमारे पास मूलधन क्या था, 8 था। तो 8 ना होकर 900 गुना ज़्यादा, यानी कि 9 अंटे 7200। तो देखिए मूलधन कितना हो गया, मूलधन कितना निकल कर आया दोस्तों, 7200 रुपये। उसी प्रकार मिश्र धन कितना निकल कर आया, देखिए मिश्र धन हमारे पास जो है रेशो में कितना था, 11। तो 11 ना होकर यानी कि 900 गुना ज़्यादा होगा, तो कितना होगा, 11 9 9900। तो मिश्र धन कितना निकल कर आया दोस्तों, ये जो मिश्र धन कितना निकल कर आया, 9900 रुपये निकल कर आया।
तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि मूलधन कितना 7200, मिश्रधन कितना 9900। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चंस में पूछे वो हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए मूलधन कितना निकल के आया 7200 रुपये और मिश्रधन कितना निकल कर आया 9900 रुपये। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मूलधन 7200 है और मिश्रधन कितना 9900 है, तो 7200 से जो है ये 9900 कितना ज़्यादा है भाई, 2700 तो ज़्यादा है। जब 7200 मूलधन है हमारे पास निकल कर आ गया और जो मिश्रधन है वो कितना 9900 है, तो 7200 एक मूलधन था, उसमें ब्याज जुड़ गया तभी तो मिश्रधन बन गया वो। तो 7200 में कितना ब्याज जुड़ गया भाई, ये 2700 ब्याज जुड़ गया तभी तो 9900 हो गया। तो देखिए दोस्तों हम इसको ईजिली फाइंड आउट भी कर पाए हैं कि भाई 2700 ब्याज जुड़ गया तब वो 9900 हो गया, और हमने जो है इस हिसाब से निकाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो प्रश्न है आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं ताकि बिल्कुल आपको समझ में आए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। वरना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चंस और जो पिछला क्वेश्चंस और आने वाली सभी क्वेश्चंस इसी हिसाब से समझाऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है मेरे समझाने के बाद 5 या 10 सेकंड से पहले 5 या 8 सेकंड में आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे अब मेरे समझाने के बाद, इस बात को ज़रूर कमेंट में बताना। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि आंसर 7200 रुपये है, तो 7200 किस ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों 7200 किस ऑप्शन में है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है धन और मिश्रधन। देखिए दोस्तों इसमें धन तो कितना निकल के आया है 7200 और मिश्रधन कितना है 9900, लेकिन एक ही जगह देना चाहिए था कि भाई धन तो 7200 है और कोमा करके 9900 इसमें क्या देना चाहिए था, मूलधन देना चाहिए था। ये मैंने इतना सा गलती कर दिया, आप इस बात को जो है समझ सकते हो, कोई नहीं, बट मैंने जो है आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है कि 7200 क्या निकला था मूलधन और 9900 क्या निकला मिश्रधन। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। यानी कि एक कोई व्यक्ति था, उसने अपने बेटों के लिए और बेटियों के लिए और भतीजों के लिए कितने रुपए छोड़ दिए, 8600 रुपये छोड़ दिए। अब क्वेश्चंस में ये बताया है कि प्रत्येक जो बेटी है उसको भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिलता है, तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें कि एक बेटी को कितना मिलता है। तो देखिए दोस्तों कितने लोगों का जिक्र किया जा रहा है, 3 लोगों का। कौन कौन है देखिए, एक तो उसका क्या है, लड़का है, सॉरी लड़का नहीं, एक तो लड़का है, लड़का लिख लो कोई नहीं, बट क्या दे रखा है बेटा, तो बेटे से आसान में समझ। एक तो उसका क्या दे रखा है बेटा, एक क्या दे रखा है दोस्तों बेटियां, एक क्या है बेटियां हैं और एक क्या है भतीजा, एक क्या है भतीजा है। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले, तो देखिए किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, इसमें भतीजे से कंपैरिजन किया जा रहा है बेटे और बेटियों को। तो मैं कह सकता हूं कि भतीजे को 1 रुपया मिला होगा और इससे 4 गुना ज़्यादा बेटी को मिला है, तो 1 का 4 गुना कितना होता है, 4 ही तो होता है दोस्तों। तो जब भतीजे को 1 रुपया मिला है तो इससे 4 गुना ज़्यादा बेटियों को मिल रहा है, तो बेटियों को 4 गुना दे दिया, और भतीजे से 5 गुना ज़्यादा बेटों को मिल रहा है, तो 1 का 5 गुना कितना होता है, 5 ही होता है दोस्तों। और क्वेश्चंस भी यही कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो देखिए प्रत्येक बेटियां जो है उसको प्रत्येक बेटी को भतीजे का कितना गुना दे दिया हमने, 4 गुना दे दिया। और प्रत्येक आगे क्वेश्चन प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले, तो भतीजे को कितना मिल रहा है 1, इसका 5 गुना बेटों को मिल रहा है, यानी कि 5 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। इसका 5 गुना कितना, देखिए भतीजे को कितना मिल रहा है 1, तो 1 का 5 गुना कितना, 5 ही तो होगा, 5 को जब 1 से गुना करूँगा तो 5 ही होगा, तो इससे कितना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा, तो इससे 5 गुना ज़्यादा कितना होगा, 5 ही होगा। तो बेटों को कितना मिल रहा है 5। अब देखिए दोस्तों ये एक बेटे का हिस्सा है, ये एक बेटी का हिस्सा है, ये एक भतीजे का हिस्सा है, क्योंकि एक एक बेटी का हमने पहले निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला है, तो ये एक बेटे का हिस्सा है, ये एक बेटे का हिस्सा है और ये एक भतीजे का हिस्सा है। लेकिन देखिए जब हमने एक बेटे के हिस्से में 5 रुपये निकाल लिए और एक बेटी के हिस्से में 4 रुपये हमने निकाल लिया और एक भतीजे के हिस्से में 1 रुपये निकाल लिया,
तो क्वेश्चंस में कितने बेटे दे रखे हैं, कितने बेटियां दे रखी है, कितना भतीजा दे रखा है, उनका हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि ये तो एक एक सदस्य का हिस्सा है। लेकिन क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि 5 बेटे हैं। देखिए एक बेटे के हिस्से में 5 रुपये आ रहे हैं, तो देखिए 5 बेटे हैं तो 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक को 5-5 रुपये मिलेंगे। जब एक बेटे के हिस्से में हमने 5 रुपये निकाला तो टोटल बेटे हैं कितने, 5। तो देखिए टोटल बेटों के कितना हिस्सा रुपये बाटे में आ जाएगा, 25। तो देखिए तीनों के कितना, पांचों के कितना आ गया, 25 रुपये। कैसे, देखिए दोस्तों, हमने प्रत्येक एक एक सदस्य का यहाँ पर क्या निकाला था, हिस्सा निकाला था। लेकिन बेटे हैं कितने, 5 है, तो एक बेटे को 5 रुपये मिले तो पांचों बेटों को कितने मिल जाएगा, 5 × 5 यानी कि 25 रुपये मिल जाएगा। उसी प्रकार जब एक बेटी को 4 रुपये मिल रहे हैं तो बेटियां हैं कितनी दोस्तों, बेटियां 4 बेटियां हैं। एक बेटी को 4 रुपये मिल रहे हैं तो देखिए 4 बेटियां, तो 4 से गुना कर देंगे तो चारों बेटियों का हिस्सा हो जाएगा 4 चौक 16 रुपये। तो चारों बेटियों को कितना मिला, 16 रुपये मिला। उसी प्रकार एक भतीजे के हिस्से में कितना आ रहा है, 1 रुपया। लेकिन भतीजे है कितने, 2 भतीजों के लिए छोड़े, तो भतीजे कितने हैं, 2। जब एक भतीजे को 1 रुपया मिल रहा है तो 2 भतीजों को कितना मिलेगा, 2 से गुना कर देंगे, 2 एकम 2, यानी कि 2 भतीजों का कितना मिला, 2 रुपये मिले दोस्तों। तो दोस्तों आप इस बात को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझो कि क्वेश्चंस का जो है आंसर बिल्कुल आ गया। अब देखिए हमने जो है इनका रेशो में जो है कितना कितना इनका हिस्सा निकाला। देखिए पांचों बेटों को कितना मिला, 25, चारों बेटियों को कितना मिला, 16, और दो जो भतीजे उनको कितना हिस्सा बांटे में आया, 2 रुपये। तो अगर हम इनको जोड़ दे कि भाई देखिए 5 बेटों का, 4 बेटियों का और 2 भतीजों का हिस्सा जो है रेशो में कितना मिल रहा है, इनको रेशो में कितना मिला, तो जोड़िए कि 25 और 16 कितने हो गए दोस्तों, 25 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 41 होगा, और 41 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43। लेकिन अब देखिए हमने इन सभी का हिस्सा जोड़ दिया, 5 बेटों का, 4 बेटियों का और 2 भतीजों का, तो कितना मिल रहा है इनको, 43 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन सबको 43 नहीं मिल रहा है, इन सब के लिए 8600 रुपये छोड़े गए हैं। कितने छोड़े गए, 8600 रुपये। तो ये जो 43 रुपये रेशो में तो इनको 43 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4300 नहीं मिल रहे, 8600 मिल रहे हैं। तो मेरे को ये बताइए कि ये जो 43 रुपये इन सभी को मिल रहे हैं, इससे कितने गुना ज़्यादा ये 8600 रुपये मिल रहे हैं। देखिए ये 8600 जो रुपये हैं इस 43 से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। देखिए हमारे हिसाब से, रेशो के हिसाब से इनको कितना मिल रहा है, टोटल 43 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4300 नहीं मिल रहा, 8600 रुपये मिल रहा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो देखिए दोस्तों कटा लेंगे कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, यानी कि 43 रेशो का मान कितना है, 8600 रुपये, यानी कि 8600। तो एक रेशो का मान हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो इसको कटा लेंगे कि 43 से कम 43 और 43 दूना 86 और 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएगी, यानी कि एक रेशो का मान कितना, 200 रुपये। यानी कि क्वेश्चंस का मतलब ये था कि हमारे हिसाब से रेशो में इन सबको टोटल कितने रुपए मिल रहे थे, 43। लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है कि इन सबको 43 नहीं मिल रहे थे, 8600 मिल रहे थे। यानी कि इन्हीं 8600 में से इनको रुपए का हिस्सा बट में आ रहा था इनके, लेकिन हमारे हिसाब से इन 43 रुपये में से इनके हिस्से का बट आ रहा था। तो इस 43 का मान जो है क्वेश्चंस में 8600 दिया है, तो इस 43 का जो हम कंपेरिजन किससे करेंगे, 8600 करेंगे। तो देखिए 43 रेशियो का मान हमको 8600 रुपये दे रखा है। तो 43 जो रुपए है इनका मान हमको 8600 यानी कि 8600 दे रखा है। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, कटाने के बाद 200 आ गया। जब एक रेशियो का मान 200 आ गया दोस्तों, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या हमको, देखिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन ने सीधा सा पूछा है, देखिए तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें, प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। अब देखिए एक रेशियो का मान जब 200 आ गया, अब चाहे प्रत्येक बेटी का भाग पूछे, प्रत्येक बेटे का भाग पूछे या प्रत्येक भतीजे का पूछे, तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक रेशियो का मान कितना आ गया, 200 आ गया। अब प्रत्येक बेटी का जो है हमको क्या निकालना है, भाग निकालना है। तो एक बेटी को रुपए कितने मिल रहे थे, क्वेश्चन ने ये पूछा प्रत्येक बेटी का। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें, किसका, प्रत्येक बेटी का भाग। अब बेटियां थी कितनी टोटल, वैसे तो टोटल बेटियां थी 4। अब टोटल चारों बेटियों का हिस्सा यानी कि रेशो कितना आ रहा था हमारे पास, 16। लेकिन हमको चारों बेटियों का हिस्सा नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा कि प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितने आ रहे थे, 4 रुपये आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये 4 गुना तो हमने जब किया था जब चारों बेटियों का हिस्सा निकाला था, तब तो 16 आ रहा था।
लेकिन प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितने रुपये आ रहा था, 4 रुपये। कैसे कि भतीजे को जब 1 मिल रहा था, भतीजे से 4 गुना बेटी को मिल रहा था, तो एक बेटे के हिस्से में कितना आया था दोस्तों, 4 रुपया। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितने रुपये आ रहे थे, 4। तो देखिए एक रेशियो का मान कितना, 200। तो प्रत्येक बेटी के कितने रुपये आ रहे थे, 4 रुपये। तो देखिए एक रेशो का मान 200 है, तो प्रत्येक बेटी को 4 रुपये मिल रहे थे। इसका मतलब है कि 4 को हम 200 से गुना कर देंगे तो प्रत्येक बेटी का हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, हिस्सा आ जाएगा। तो देखिए 4 को जब 200 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 2 जीरो ऐसे कैसे। तो देखिए दोस्तों प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितना आया, 800 रुपये आया। जब प्रत्येक बेटी के हिस्से में 800 रुपये आ गया तो बेटियां है कितनी टोटल, 4 बेटियां। हमको तो पूछा सिर्फ यही है कि तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें तो हमने कितना आया, 800 रुपये आया। तो दोस्तों क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? मैं आशा करता हूँ कि आप जो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो प्रत्येक बेटी का 800 जो है हिस्सा है किस ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो देखिए दोस्तों बी ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 800 जो है प्रत्येक बेटी का हिस्सा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो मैं आपको एक बात और बता देने वाला हूँ कि प्रत्येक बेटे के हिस्से में 800 रुपये आए हैं। तो बेटियां है कितनी टोटल, 4 बेटियां हैं। तो 4 बेटियों के हिस्से में कितना रुपये आना चाहिए भाई, 8 चौक 32। तो कितने रुपये आना चाहिए, 3200 रुपये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई। 4 बेटियां तो चारों बेटियों की 3200 रुपये आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ कि भाई एक रेशियो का मान 200 है, अगर हम प्रत्येक बेटे का हिस्सा निकाले तो बेटे को कितने रुपए मिल रहे हैं, 5। तो देखिए 200 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों इस 200 को जब हम 5 से गुना कर देंगे क्या होगा, 2 पंजे 10 का ऐसे कैसे, और 2 जीरो जो है ऐसे की ऐसे हो जाएंगी। यानी कि प्रत्येक बेटे को कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपये प्रत्येक बेटे को। तो बेटे हैं कितने दोस्तों, टोटल 5 है। तो एक बेटे को 1000 रुपये, तो 5 बेटों को कितने टोटल रुपए मिलेंगे, 5000 मिलेंगे। जब हमने ये सब निकाल लिया तो देखिए प्रत्येक भतीजे का हिस्सा भी तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों कि एक रेशियो का मान 200 दे रखा है और प्रत्येक भतीजे को 1 ही रुपया मिल रहा है। तो 1 रुपया मिल रहा है यानी कि एक रेशियो का मान 200, तो एक रेशियो का मान 200 से गुना कर देंगे। तो देखिए जब एक को हम 200 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 200 ही निकल कर आएगा। यानी कि प्रत्येक भतीजे को कितने रुपए मिल रहे हैं, 200। लेकिन भतीजे हैं कितने टोटल, 2 भतीजे हैं। टोटल भतीजे कितने हैं, 2 भतीजे हैं। तो एक भतीजे को अगर 200 रुपये मिल रहे हैं तो इसको जब हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों भतीजों के यानी कि भतीजों को कितना हिस्सा मिल रहा है, 400 रुपये मिल रहा है। तो दोस्तों अब आप मेरे को बता नहीं सकते क्या कि सबका हिस्सा हमने निकाल लिया, प्रत्येक का भी निकाल लिया और सबका भी निकाल लिया कि प्रत्येक लड़के के हिस्से में 1000 रुपये आ रहे थे लेकिन पांचों लड़कों के हिस्से में 5000 रुपये आए। अब पांचों लड़कों के हिस्से में कितने रुपए आए, 5000 रुपये आए। और एक लड़की के हिस्से में 800 रुपये आ रहे थे तो पर सभी लड़कियों के हिस्से में कितने हो गए, टोटल 3200 रुपये हो गए। तो देखिए दोस्तों जोड़ लीजिए कि सभी लड़कों के हिस्से में 5000 रुपये, सभी लड़कियों के हिस्सों में 3200 रुपये और सभी जो भतीजे हैं उनके हिस्से में कितने रुपये, 400 रुपये। तो देखिए 5000 और 3200 कितने हो गए, 8200 और 400 कितने हो गए, 8600। यानी कि टोटल सभी को कितने मिल रहे हैं दोस्तों, टोटल जो है सभी को कितना मिल रहा है, टोटल जो है सभी का हिस्सा, टोटल जो है सभी का हिस्सा कितना निकला, टोटल जो है सभी का हिस्सा अगर हम जोड़ दें तो टोटल रुपए कितने बन के आ रहे हैं हमारे, 8600 रुपये बन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटी तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। तो क्या हमने 8600 रुपये टोटल नहीं निकाल लिए, हमने बिल्कुल निकाल लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को समझने में भी आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपको समझने में परेशानी करेगा। अगर दोस्तों प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 लड़कियां तथा एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 2 रुपये और लड़के ने सबके औसत से 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए हो तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में है कि 11 तो लड़कियां हैं और एक लड़का है जो लंच करने के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 2 रुपये खर्च किए हो और लड़के ने
सबके औसत से 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए हो तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है कि प्रत्येक लड़की ने तो सिर्फ 2 ही रुपए खर्च किया है और जो लड़का है उसने सबके औसत से 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च किया है। यानी कि इस लड़के ने खुद का हिस्सा जो इसके बट में आता था वो तो खर्च किया ही किया है और उसके अलावा भी इसने 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिया। अभी 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च क्यों कर दिया? क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन में लड़कियां कितनी है दोस्तों, 11 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? 11 लड़कियां हैं। और लड़के कितने दे रखा है? क्वेश्चन में लड़के सिर्फ एक ही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में लड़कियां एक ही है। तो मेरे को ये बताओ कि प्रत्येक लड़कियां कितने रुपए दे रही है? प्रत्येक लड़कियां कितने रुपए दे रही है? 2 रुपये दे रही है। लेकिन ये जो लड़का है ये सबके औसत से 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सबके औसत से 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि सबके औसत से। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़का है इसने खुद के हिस्से के अलावा, यानी कि इसके जो हिस्से में रुपए आते थे उसके अलावा इसने 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। तो इसके हिस्से में मानो कि कुछ भी रुपए आते थे वो हमको पता नहीं है। अगर इसके हिस्से में जितने रुपए बांटे आते हैं उतने ही प्रत्येक लड़की के हिस्से में बांटे आने चाहिए। लेकिन इन सभी लड़कियों ने तो 2-2 ही रुपए दिए हैं और इस लड़के ने खुद का हिस्सा तो पूरा दिया ही दिया है, उसके अलावा भी इसने कितना एक्स्ट्रा दिया? 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो 33,000 रुपये हैं ये ज़्यादा खर्च क्यों किए इस लड़के ने? भाई ये जो 11 लड़कियां हैं इनकी वजह से ही तो 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च किया है। तो मेरे को बताओ कि 11 ये जो 33,000 रुपये है इन 11 लड़कियों की वजह से ही खर्च किया है, क्योंकि प्रत्येक लड़की ने 2-2 ही रुपये दिया है। इनके हिस्से में जितने जितने रुपए आने चाहिए थे इन्होंने उतना उतना रुपये नहीं दिया है। इन्होंने तो सिर्फ 2-2 ही रुपये दिया है और जो बाकी हिस्सा था वो इन्होंने नहीं दिया। तो नहीं दिया है इसीलिए तो ये 33,000 रुपये ज़्यादा इस लड़के ने खर्च किए हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो आगे देखिए कि यानी कि इस लड़के ने 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च क्यों किए? इन 11 लड़कियों की वजह से। क्योंकि इन लड़कियों के हिस्से में जितने रुपए आ रहे थे उतने उतने इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने तो सिर्फ 2-2 ही रुपए दिया है और जो और हिस्सा बच गया इनके हिस्से का वो जो है इस लड़के ने दिया। ऐसे करके इन 11 लड़कियों की वजह से 33,000 रुपये जो है इस लड़के ने ज़्यादा दे दिए, यानी कि ज़्यादा खर्च कर दिया। तो मेरे को बताओ 11 लड़कियों की वजह से अगर 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च किया है तो प्रत्येक लड़की के ऊपर खर्च कितना किया ये भी तो देख सकते हैं ना। तो प्रत्येक लड़की के ऊपर कितना खर्च किया? तो लड़की है कितनी? 11। अब 11 लड़कियों की वजह से 33,000 रुपये खर्च किया तो प्रत्येक लड़की के ऊपर खर्च करने का जो मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 11 का भाग दे देंगे, क्योंकि 11 लड़कियों के ऊपर ही तो 33,000 रुपये खर्च किया था। तो एक लड़की का हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? रुपये निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 11 एकम 11 कटा लो, 11 तिया 33, 3 बार कट गया और जीरो कितनी जीरो बची है? 1 2 3। इनको ऐसे कैसे 1 2 3, यानी कि 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब जो जीरो बचती है उनको ऐसे कैसे लिख लो। तो एक लड़की के ऊपर इसने कितना खर्च किया दोस्तों? एक लड़की के ऊपर कितना खर्च किया? 3,000 रुपये खर्च किया। अब देखिए कि 11 लड़कियों के ऊपर कितने एक्स्ट्रा खर्च कर रहा था? 33,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा था। अब हमने एक लड़के के ऊपर देखा कि कितना रुपया खर्च कर रहा है, तो 11 का 33,000 में भाग दे दिया, तो एक लड़के के ऊपर 3,000 खर्च कर रहा है। यानी कि एक लड़के के हिस्से में 3,000 रुपये और आ रहे थे। कब? जब प्रत्येक लड़की ने 2 रुपये दिए तो उसके अलावा 3,000 रुपये और देने चाहिए थे प्रत्येक लड़कियों को, लेकिन प्रत्येक लड़कियों ने 3,000 रुपये नहीं दिए। इसीलिए तो इस लड़के को 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़े। क्या समझ में आ रही है ये बात? बिल्कुल आ रही होगी। तो मेरे को ये बताइए कि प्रत्येक लड़के के हिस्से में ये 3,000 रुपये तो आने आने चाहिए, साथ में उन्होंने 2 रुपये पहले से दे रही है प्रत्येक लड़की। तो मेरे को ये बताइए कि प्रत्येक लड़की के हिस्से में रुपये कितने आने चाहिए? कि देखिए 3,000 तो प्रत्येक लड़की के हिस्से में आने आने चाहिए और प्लस में उन्होंने 2 रुपये जो है पहले से लड़कियां दे रही है, तो ये 2 रुपये भी इसमें जोड़ देंगे तो टोटल प्रत्येक लड़की के हिस्से में कितना रुपये आ जाएगा दोस्तों? 3,002 रुपये। भाई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक लड़की ने सिर्फ 2-2 ही रुपये दिए हैं। प्रत्येक लड़की ने सिर्फ 2-2 ही रुपये दिए हैं। प्रत्येक लड़की में
आने वाला हिस्सा कितना था, टोटल 3002 रुपये था। अब प्रत्येक लड़की ने दिए 2 ही रुपये हैं। कितने कितने हिस्सा उनका बाकी रह गए तो वो नहीं दिया था, 3-3 हज़ार हिस्सा बाकी रह गए तो वो नहीं दिया था। इसीलिए तो इस लड़के के 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हैं दोस्तों। तो एक लड़की के हिस्से में 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा आ रहे थे जो उन लड़कियों से पे नहीं हो पाया। उन्होंने सिर्फ 2 ही रुपये दिया, और जो आने वाली जो एक्स्ट्रा हिस्सा था उनका, उनके हिस्से में जो आने वाले रुपये थे वो क्या थे, 3,000। यानी कि प्रत्येक लड़की के हिस्से में टोटल रुपये आ रहे कितने थे, आ कितने रहे थे, 3,002 रुपये आने चाहिए थे। लेकिन प्रत्येक लड़की ने दिए 2 ही रुपये, और जो एक्स्ट्रा रुपये थे वो इस लड़के ने खर्च कर दिए। तो एक्स्ट्रा कितने खर्च किए, एक लड़की के ऊपर 3,000 रुपये खर्च किए। अब 3,000 रुपये एक्स्ट्रा किए कि नहीं किए, बिल्कुल किए। जब 3,000 रुपये एक्स्ट्रा ये खर्च किए उनके हिस्से का, और 2 रुपये उन्होंने खुद पहले से दे रही थी, तो टोटल एक लड़की के हिस्से में कितना रुपया आ गया, 3,002 रुपया। अब ये जो 3,002 रुपया है, यही तो इस प्रत्येक का औसत है कि नहीं है, प्रत्येक का औसत यही है। अब इसी को जो है प्रत्येक का औसत कहेंगे, क्योंकि 11 लड़कियां हैं, 1 लड़के हैं। अब सबके अगर 3,002 रुपये हिस्से में आता है, देखिए प्रत्येक लड़कियां है कितनी, टोटल 11, और लड़का कितना है, 1। तो हम देखें कि 11 लड़कियां और 1 लड़का, टोटल कितने लोग हो गए, 12 लोग हो गए ना। जब इन 11 लड़कियों को प्लस में इस 1 लड़के को अगर जोड़ तो टोटल लोग कितने हो गए, 12 लोग हो गए। इस बात को आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। क्वेश्चन ने ये पूछा कि सबके औसत से 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए हो तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो सबके औसत से, तो देखिए सबका औसत यानी कि प्रत्येक कितने कितने हिस्से में आ रहा था रुपए, 3,002 रुपये प्रत्येक हिस्से में आ रहा था। जब प्रत्येक लड़की के हिस्से में 3,002 रुपये आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस लड़के के, यानी कि जो लड़का है इसके हिस्से में भी, ये जो लड़का है इसके हिस्से में भी जाहिर सी बात है कि 3,002 रुपये ही आ रहे थे। लेकिन इसने इस 3,002 रुपये से ज़्यादा एक्स्ट्रा कितने खर्च किए, 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। तो देखिए दोस्तों, इसने एक्स्ट्रा कितने खर्च किए थे, 33,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर दिए थे। और इसके हिस्से में कितना आ रहा था, 3,002 रुपये इसके हिस्से में आ रहा था। उसके अलावा इसने कितने खर्च किए, 33,000 रुपये खर्च किए। अब इसने 33,000 रुपये तो खुद के जो हिस्से में आ रहे थे उसके अलावा किया है। तो जो खुद का हिस्सा में आ रहा था उसको अगर इसमें हम जोड़ दें, उसको अगर इसमें जोड़ देते हैं तो आ जाएगा, तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। देखिए कि 33,000 रुपये तो उसने एक्स्ट्रा किए ही किए थे, लेकिन जो खुद का हिस्सा भी उसके आ रहा था वो भी तो उसने खर्च किया। वह 33,000 तो सीधा क्वेश्चन में दे रखा कि 33,000 रुपये ज्यादा खर्च किए हो, तो लड़के ने कुल कितने खर्च किया। कुल का मतलब क्या है कि उसके हिस्से में भी तो आ रहा होगा कुछ ना कुछ, यानी कि जितना प्रत्येक लड़की के हिस्से में आ रहा है उतना ही प्रत्येक लड़के के हिस्से में आना चाहिए। तो लड़के के हिस्से में भी 3,002 रुपये ही आने चाहिए। तो 3,002 रुपये जो है खुद के हिस्से का भी तो खर्च किया था। तो 3,002 रुपये जब वो खुद के हिस्से का भी खर्च करेगा तो भाई ये 33,000 जो रुपये है एक्स्ट्रा खर्च करा तो उसमें खुद का हिस्सा भी तो जोड़ेगा वो, क्योंकि ये 33,000 रुपये तो उसने एक्स्ट्रा ही खर्च किए थे खुद के हिस्से से। तो खुद का हिस्सा कितना, 3,002 रुपये। तो जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो, देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 का 0, 3 और 3 6 और 3 का 3, यानी कि उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, ओवरऑल कितने रुपए खर्च किए उसने, कितने रुपए उसने खर्च किए टोटल। तो देखिए दोस्तों उसने टोटल ओवरऑल कितने रुपए खर्च किए। देखिए दोस्तों जोड़ने में यहाँ कहीं ना कहीं गलती कर दिया हमने। देखिए यहाँ जोड़ लेते हैं कि देखिए उसने 33,000 रुपये तो उसने खर्च किए ही किए हैं। अब 33,000 रुपये उसने खर्च किए ही किए हैं, तो मेरे को ये बताओ खुद के हिस्से में कितने रुपए आ रहे थे, 3,002 रुपये आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, ये बताइए मेरे को। तो 3,002 रुपये अगर उसके हिस्से में आ रहे थे तो देखिए 3,002 रुपये उसके भी तो जोड़ेंगे, 3,000 ये 2 रुपये जो है इसको भी तो जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ देंगे। देखिए 2 का 2, 0 का 0, फिर से 0 का 0, 3 3 6 और 3 का 3, तो 36,002 रुपये उसने कुल टोटल खर्च किए कि नहीं किए। दोस्तों ये बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि शायद 100 में से 100% समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर कितना निकला है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकला है, 36,002 रुपये। कैसे निकला दोस्तों, देखिए खुद के हिस्से का, यानी कि जो प्रत्येक लड़की के हिस्से में जो रुपए बांटे में आएंगे उतना हिस्सा ही लड़के के हिस्से में आएगा, क्योंकि सबके औसत से, सबका औसत का मतलब है प्रत्येक के हिस्से में आने वाला हिस्सा।
तो प्रत्येक हिस्से में अगर लड़कियों के हिस्से में टोटल 3002 रुपये है तो लड़के ने भी खुद के हिस्से के 3002 रुपये तो खर्च किए ही किए हैं। लेकिन इन 3002 के अलावा उसने 33,000 रुपये भी तो ज़्यादा खर्च किए थे। तो इन 33,000 ज़्यादा जो खर्च किए, अगर उनको इसके खुद के हिस्से में भी जोड़ लेते हैं, यानी कि ये जो खुद का हिस्सा भी है इसको भी अगर फिर 33,000 रुपये में और जोड़ देते हैं तो कुल कितना आ जाता है दोस्तों, उसका खर्च किया हुआ 33,002 रुपये आ जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सवाल जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, आपको कहीं भी इसमें जो है उलझन जैसा माहौल नहीं लगा होगा। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में इसका आंसर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं 36,002 रुपये किस ऑप्शन में दे रखे हैं। तो देखिए 36,002 रुपये ए ही ऑप्शन में दे रखे हैं। तो दोस्तों बताइए कि आप ऐसे क्वेश्चनों को जो है बिल्कुल विद सेकंडों में नहीं कर सकते क्या? आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चंस को आप मेरे समझने के बाद 5 या 6 सेकंड में नहीं कर सकते थे क्या? और ये जो क्वेश्चंस है ये मेंस से भी ऊपर के क्वेश्चंस है, यानी कि मेंस में जो लेवल आता है उससे भी ऊपर का लेवल का क्वेश्चंस है। आपको देख के नहीं लग रहा कि क्वेश्चंस कैसा है, बट जो है समझाने का और समझने का आपका तरीका शानदार है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कुछ विद इन सेकंड में ही कर देंगे दोस्तों। तो देखिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।